7th। पिछले पीरियड में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। लेसन नंबर 7 परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, पेज नंबर 81। इसमें हमको देखना है आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, ऊर्जा पिरामिड, जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र देखना है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसके देखते हैं जवाब। जैसे पुनरावलोकन करते हुए पहला क्वेश्चन है परितंत्र क्या है। अभी ये परितंत्र, अपना लेसन का नाम जो है परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, तो ये परितंत्र क्या है, किसे हम परितंत्र कहेंगे। किसी परिवेश के जैविक तथा अजैविक कारकों मतलब घटक और उनकी अन्यान्य पारस्परिक मतलब होता है पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। मतलब जो भी जैविक घटक है या तो अजैविक घटक है और उनके जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, जो उनके सबूतल में जो भी जैविक और अजैविक घटक है और उनका जो संबंध है किससे, पारस्परिक क्रियाओं से, जो उससे जो उनके द्वारा जो निर्मित तंत्र होता है उसी को पारितंत्र कहते हैं। अभी दूसरा प्रश्न पूछा है परितंत्र के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। इसके प्रकार कौन से होते हैं, तो जलीय पारितंत्र तथा भू पारितंत्र, ये दो मुख्य पारितंत्र है। जलीय मतलब जो पानी में रहने वाले, भू मतलब जो कि जमीन के ऊपर रहने वाले जो रहते हैं, वनस्पति बोलो या प्राणी बोलो। आगे चलकर इनके कई उप प्रकार होते हैं। अभी आगे मुख्य दो प्रकार है लेकिन उसका फिर उप प्रकार कई हैं। जैसे मरुस्थलीय पारितंत्र, जंगल पारितंत्र, मतलब जो जमीन पर रहते हैं उसी के उप प्रकार है। जैसे मरुस्थलीय में रहने वाले, जैसे जमीन है उसके हिसाब अनुसार, जंगल में जो रहते हैं घने जंगल में उसका परितंत्र रहता है। सागरी पारितंत्र जो सागर के पास रहते हैं। मीठे पानी में जो रहते हैं ऐसा परितंत्र, मतलब उप प्रकार उसके मेन है, मुख्य है जलीय और भू परितंत्र। अभी तीसरा प्रश्न पूछा गया है परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों की आंतर क्रियाएं किस पद्धति से घटित होती है। अभी हमने देखा कि परितंत्र के जैविक घटक है और अजैविक घटक है, इसकी जो अंतर क्रियाएं है वह किस पद्धति से घटित होती है। अभी ये अंतर क्रियाएं किस पद्धति से घटित होती है, तो परितंत्र के जैविक अजैविक घटकों की अंतर क्रियाएं 3 इसमें डिवाइड किए गए हैं, मतलब 3 उसके पॉइंट है बने हुए। जैसे पहले इसमें बताया प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए निश्चित अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। जैविक अजैविक घटक, जैविक मतलब जो सजीव है, वो सजीव को जीवित रहने के लिए किसका मदद लगती है, अजैविक घटक की, तो अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। अभी अजैविक घटक मतलब कौन से, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, तो ये अजैविक घटक हुआ। पानी है, हवा है, ठीक है, ये सबोतल का वातावरण, ये सब हुआ अजैविक। और सब पानी में जो भी अलग अलग हमको पौष्टिक घटक दिखते हैं, पता चलते हैं, वह हो गए अजैविक घटक। दूसरा बोला हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता जैसे अजैविक घटकों पर वहाँ रहने वाले सजीवों का प्रकार निर्भर होता है। वहाँ रहने वाले सजीवों का प्रकार निर्भर होता है और सजीवों की संख्या तथा उनकी जीवित रहने की क्षमता अजैविक घटकों के अनुसार निश्चित होती है। वहाँ पर रहने वाले अजैविक घटक जैसे रहते हैं उसके अनुसार जैविक घटक सजीवों की वहाँ पर संख्या रहती है और रहने वाली उसकी क्षमता रहती है। अजैविक तथा जैविक घटकों में सतत होने वाली अंतःक्रिया के कारण अजैविक घटक कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी अजैविक घटक जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जैविक घटकों के कारण, उसके कारण क्या होता है, अजैविक घटक कम ज्यादा होते रहते हैं और उसके कारण क्या होता है, पारितंत्र के विविध जैविक घटकों का भी परस्पर मतलब एक दूसरे पर परिणाम होता रहता है, इसका भी प्रभाव होते रहता है। तो ये हुआ अंतःक्रियाएं।
अजैविक और जैविक घटकों की। यहाँ ये 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद अभी चालू करते हैं परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह क्या है, किसे कहेंगे? उसी को कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अभी देखिए परितंत्र किसे कहा गया है, मतलब जहाँ पर सजीव जीवित रह सकते हैं, उनके लिए अनुकूलित वातावरण है, उनको जो भी जीवित रहने के लिए सामग्री लगती है वह उनके सबोताल में है। उस प्रकार का जो वातावरण रहता है उसके अनुसार वह जाति के सजीव वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह हो गया उसका परितंत्र। इसीलिए कहा गया है परितंत्र का एक ऊर्जा प्रवाह होता है। आगे देखते हैं पेज नंबर 81, परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। पिछली कक्षा में हम पोषण पद्धति के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। जो पोषण पद्धति है उसके अनुसार सजीवों का वर्गीकरण हमने देखा है। तदनुसार स्वयंपोषी मतलब उत्पादक जिसे कहते हैं, परपोषी मतलब जो दूसरे पर अवलंबित रहते हैं मतलब भक्षक, मृतोपजीवी और विघटक, ऐसे भी सजीवों के प्रकार होते हैं। परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर निम्नानुसार है, उनका निरीक्षण करें। अभी यहाँ पर है प्राथमिक भक्षक जिसे शाकाहारी कहते हैं, द्वितीय भक्षक मतलब मांसाहारी, सर्वोच्च भक्षक और उसके बाद सर्वभक्षी जिसमें मिश्राहारी होते हैं। प्राथमिक भक्षक के उदाहरण दिए शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी मतलब जो कि मांस नहीं खाते ऐसे प्राणी जैसे टिड्डा, गिलहरी, हाथी इत्यादि। यह स्वयं पोषी उत्पादक वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। यह वनस्पति खाकर जीवित रहते हैं, वह आते हैं प्राथमिक भक्षक में, उसी को शाकाहारी कहते हैं। दूसरा हुआ द्वितीय भक्षक जो कि मांसाहारी होते हैं। उदाहरण दिया है मेंढक, उल्लू, लोमड़ी। ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न अथवा भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब इसमें जो इसमें जो भक्षक आते हैं, प्राणी आते हैं, यह शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। शाकाहारी मतलब जो भोजन ये खाते हैं वह शाकाहारी प्राणियों का भोजन नहीं खाते। तो ये क्या हुआ द्वितीय भक्षक, लेकिन यह मांसाहारी में आएंगे, मांस खाने का। अभी तीसरा है सर्वोच्च भक्षक। उदाहरण दिया है शेर, बाघ मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं। यह जो होते हैं शेर, बाघ, यह सर्वोच्च भक्षक होते हैं जो कि मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं। अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते, जो अन्य प्राणी होते हैं वह इन्हें नहीं खाते। अभी सर्वभक्षी मतलब मिश्राहारी आएंगे। सभी प्राणियों का इसमें समावेश आता है, इसलिए इसे मिश्राहारी कहते हैं, मतलब शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। उदाहरण दिया है मनुष्य, भालू इत्यादि। ये वनस्पति जन्य पदार्थों अर्थात शाकाहारी और प्राणियों मांसाहारी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो यह हमने देखा है परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर। प्राथमिक भक्षक मतलब शाकाहारी, द्वितीय भक्षक मतलब मांसाहारी, सर्वोच्च भक्षक मतलब उसमें सभी प्रकार के भक्षक आते हैं, सर्वभक्षी मतलब मिश्राहारी। आगे आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। अभी आहार श्रृंखला में क्या देखा है, आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल मतलब उसी को कहेंगे फूड चेन एंड फूड वेब। क्या होता है ये? आकृति दी गई है आहार श्रृंखला की 7.1। किस प्रकार से एक को वनस्पति पर एक दूसरा प्राणी निर्भर रहता है और दूसरे प्राणी पर एक दूसरा प्राणी निर्भर रहता है और ये चक्र चलते रहता है, उसी को कहेंगे आहार श्रृंखला। अभी पढ़ते हैं आकृति 7.1। यहाँ ऊपर दिया है चित्र 7.1 का निरीक्षण करें और घटकों के आपसी संबंध स्पष्ट करें। एक दूसरे से जो संबंध है यह स्पष्ट करना है। यह हुआ आहार श्रृंखला, प्रेक्षण कीजिए बोला गया है। आगे
आकृति 7.1 के अनुसार आपके आसपास पाए जाने वाले सजीवों की 4 आहार श्रृंखलाएं बनाइए। टोटल कितनी? 4 श्रृंखलाएं बनानी है। एक रहेगा उत्पादक, फिर भक्षक और मृतोपजीवी। सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। जो उत्पादक है, भक्षक है और मृतोपजीवी है, इनमें इन सभी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती है। इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसका एक क्रम होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। उसी को आहार श्रृंखला हम कहेंगे। हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां होती हैं। 4 से 5 कड़ियां होती हैं। किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखलाएं समाविष्ट होती है। इनसे ही खाद्य जाल बनता है। ठीक है। पिछली कक्षा में आपने विभिन्न परितंत्र का अध्ययन किया। इनमें पाई जाने वाली आहार श्रृंखलाएं स्पष्ट करें। आहार श्रृंखलाएं अभी हमको बताना है। तो आहार श्रृंखला, उसका एक क्या कहेंगे हम उसको, टिप्पणी बोलो या परिभाषा के रूप में क्या रहेगा आहार श्रृंखला का, आप नोट कीजिए। आहार श्रृंखला उत्पादक, भक्षक तथा मृतोपजीवी सजीवों में क्रमशः अंतःक्रिया का अर्थ है खाद्य श्रृंखला। प्रत्येक श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां हो सकती है। क्या कहा है? उत्पादक जो होता है, फिर भक्षक और मृतोपजीवी, इनमें क्रमशः अंतःक्रिया का अर्थ है आहार श्रृंखला। उसी को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। और प्रत्येक श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां हो सकती है। यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 81 में ही, ये आहार श्रृंखला जहाँ पर है ना, वहाँ पर 4 लाइन उत्पादक, भक्षक, ये हुआ। अभी खाद्य जाल, उसके बारे में भी दिया है। किसी परितंत्र में खाद्य श्रृंखला परस्पर जुड़ी हुई होती है। उसी के नीचे जुड़ी हुई होती है, क्योंकि कोई सजीव अन्य कई सजीवों का भक्ष्य होता है, एक दूसरे पर भक्ष्य होता है। फलस्वरूप ऐसे होने वाले जटिल जोड़ से खाद्य जाल का निर्माण होता है। उसी से क्या होता है? खाद्य जाल का। उसी के नीचे दिया गया है, देखिए खाद्य जाल क्या होता है और खाद्य श्रृंखला क्या होता है। अभी पेज नंबर 82। कोई सजीव कई अन्य सजीवों का भक्षक होता है। उदाहरण दिया है, कोई कीटक अनेक प्रकार की वनस्पतियों के पत्ते खाता है, परंतु वही कीटक मेंढक, छिपकली पक्षियों का भक्ष्य होता है। यह किसी आकृति की सहायता से दर्शाया जाए तो सीधी रेखा स्वरूप आहार श्रृंखला की जगह जटिल अनेक शाखाओं वाला जाल बनेगा। इसे ही प्राकृतिक खाद्य जाल कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे? प्राकृतिक खाद्य जाल। आमतौर पर ऐसे खाद्य जाल प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं। ये हुआ प्राकृतिक खाद्य जाल। इसमें 7.2 आकृति में दिया गया है विभिन्न सजीव। यह आकृति में आपको भेजती हूँ। यहाँ पर एक सजीव कौन से दूसरे सजीव पर निर्भर रहता है, उस अनुसार एरो दिखाना है। तो आप अपने किताब में यह एरो दिखाइए और आपको उससे पता चलेगा कौन सा सजीव कौन से सजीव पर निर्भर रहता है और एक खाद्य जाल बनाता है। थोड़ा सोचिए में दिया गया है, अपने आसपास के परितंत्र के विभिन्न भक्षकों की सूची बनाइए और इनका पोषण पद्धति के अनुसार वर्गीकरण करें। चित्र 7.2 में विभिन्न सजीवों के चित्र दिए हैं, उनकी सहायता से खाद्य जाल बनाएं। खाद्य जाल मतलब वही एरो दिखाना है आपको, कौन सा सजीव कौन से सजीव पर निर्भर रहता है भोजन के तौर पर। क्या खाद्य जाल के पहला उसमें पूछा गया, क्या खाद्य जाल के भक्षकों की संख्या निश्चित होती है? मतलब जो खाद्य जाल के भक्षक होते हैं उनकी संख्या क्या निश्चित होती है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाद्य जाल के भक्षकों की संख्या
निश्चित रहेगी। आगे पूछा, कई प्रकार के भक्षक यदि एक ही प्रकार के सजीवों का भक्षण करें तो इसका परितंत्र पर क्या असर होगा। कई सजीव अगर एक ही भक्षक पर निर्भर रहे भोजन के तौर पर, तो जो भक्षक है उसकी संख्या मात्रा कम रहेगी। ठीक है, इसलिए वह सजीव अगर कम मात्रा में वहां पर उसका भोजन उपलब्ध रहा तो उनका सजीवों की मात्रा और वहां पर निर्मित नहीं हो सकेगी। अगर उनको भोजन के तौर पे उस पर बहुत ज्यादा प्रमाण मिला तो ही बहुत ज्यादा सजीव वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पूछा, खाद्य जाल में संतुलन होने की आवश्यकता क्यों है। अभी खाद्य जाल में संतुलन क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह जो विभिन्न सजीव है एक दूसरे पर खाने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, और अगर ये संतुलन रहा तो एक सजीव जो भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहता है और फिर वह सजीव पर एक तीसरा सजीव निर्भर रहता है, उनका जाल बनते जाता है और चक्र चलते जाता है, और इसीलिए संतुलन होने की आवश्यकता होती है। अभी आगे देखते हैं, घर पर भोजन करते समय एक मजेदार निरीक्षण करें। थाली में परोसे हुए विभिन्न अन्न पदार्थ आहार श्रृंखला के कौन से स्तर से हैं, इसे पहचानें। इस आहार पर हम आहार श्रृंखला के कौन से स्तर है यह ज्ञात करें। ये आपके लिए, आपको इसका निरीक्षण करना है और हम कौन से श्रृंखला में कौन से स्तर पर है यह ज्ञात करना है। अभी यहाँ पर पेज नंबर 82 पे 7.3 आकृति दी है, पोषण स्तर। यह आता है ऊर्जा का पिरामिड में, मतलब एनर्जी पिरामिड में आता है। पोषण स्तर में सबसे नीचे से ऊपर जाना है। जैसे पहला उत्पादक दिया है, यह परितंत्र के पोषण स्तर में देखिए सबसे पहले उत्पादक, उसमें दिया है परितंत्र के सभी उत्पादक का समावेश रहता है जैसे वनस्पतियां। उसके बाद ऊपर का देखिए प्रथम पोषण स्तर, मतलब शाकाहारी का समावेश रहता है। फिर द्वितीय पोषण स्तर में मांसाहारी का समावेश होता है और तृतीय पोषण स्तर पर सर्वभक्षी का समावेश रहता है। यह हो गया पोषण स्तर, कैसे एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। यह है पोषण का स्तर। तो पढ़ते हैं अभी पेज नंबर 82, ऊर्जा का पिरामिड। पोषण का स्तर, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं उसे। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता जाता है। ये जो हमने पोषण स्तर देखा। आगे वैज्ञानिकों का परिचय दिया गया है। 1942 में लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने आहार श्रृंखला और उसके ऊर्जा वहन का अभ्यास किया। परिस्थितिक पिरामिड, यह संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1927 में ब्रिटेन स्थित बियर द्वीपों में टुंड्रा परितंत्र का अध्ययन कर स्पष्ट की। इसी कारण इस पिरामिड को एल्टनियन पिरामिड भी कहा जाता है। आगे पेज नंबर 83, थोड़ा सोचिए में दिया गया है। जब ऊर्जा उत्पादन से सर्वोच्च भक्षक की ओर प्रवाहित होता है तो उस ऊर्जा का क्या होता है, क्या वह सर्वोच्च भक्षक में ही संग्रहित रहती है अथवा उस प्राणी के जीवित रहने तक उसके शरीर में रहती है। तो इसका उत्तर रहेगा कि ऊर्जा सर्वोच्च भक्षक में ही अटकी, मतलब संग्रहित नहीं रहती। सर्वोच्च भक्षक के जीवित रहने पर उसके दैनिक जीवन की सभी क्रियाओं के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होते रहता है। ठीक है, अभी आगे पूछा है, थोड़ा सोचिए में दूसरा क्वेश्चन। सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत आहार श्रृंखला की ऊर्जा हस्तांतरण के समय अगर उसमें संग्रहित
रही तो क्या होगा? अगर निसर्ग में सूक्ष्म जीव व फफूंदी जैसे घटक न हो तो क्या होगा? तो देखिए क्या होता है, सभी प्रकार के जीव भू रासायनिक चक्र समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद पृथ्वी पर कचरों के ढेर विघटन न होने के कारण बड़े परिणाम में जमा हो जाएंगे और सभी परिसर में असंतुलन हो सकता है। और जो खनिज चक्र है उसमें बताया विघटनशील पदार्थों का विघटन नहीं होगा, वे ऐसे ही पड़े रहेंगे तथा उनके ढेर जमा होंगे। और जो खनिज चक्र है इसमें प्राणियों के उत्सर्जन पदार्थ मृत सजीवों के शरीर में अटके हुए खनिज पुनः मिट्टी में वापस नहीं जाएंगे, इस कारण उनका पुनः उपयोग संवहन नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे 7.4 आकृति देखना है हमको। आकृति में दिखाए गए पिरामिड में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है। ये क्या है, ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है यह बताया गया। आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। मतलब अगर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो धीरे धीरे ऊर्जा कम हो जाएगी। उसी प्रकार सजीवों की संख्या भी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती जाती है। परितंत्र ऊर्जा की इस रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यही हो गया ऊर्जा का पिरामिड। आगे 7.4 आकृति में जलीय ऊर्जा पिरामिड दिया है। 10,000 किलो कैलोरी वनस्पति में, 1000 किलो कैलोरी प्राणी में, 100 किलो कैलोरी मछलियाँ और 10 किलो कैलोरी मानव में होती है। आगे सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, फफूंदी तथा सूक्ष्म जीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं, इन्हें विघटक कहते हैं। ठीक है, मृत वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते समय विघटक उसका रूपांतरण सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं। ये पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी में सहजता से मिल जाते हैं। यहाँ से यह घटक पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा आहार श्रृंखला में प्रवाहित होते हैं। ऐसा इनका चक्र चलते जाता है। आगे इससे अब आपके ध्यान में आया होगा कि सजीवों की विविध प्रकार के पोषण से तैयार होने वाला खाद्य जाल की ऊर्जा तथा अन्य पोषक द्रव परितंत्र में प्रवाहित होते रहते हैं। किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय माना जाता है। पूछा जाएगा कि ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय क्यों माना जाता है। उसके बाद परितंत्र के तृतीय सर्वोच्च भक्षक जैसे बाघ, शेर, इनकी संख्या अन्य भक्षकों की तुलना में कम क्यों होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सोचिए में, तो आपको इसका बताना है कि क्यों कम हुई है। उनका जो तल के पोषण स्तर से में सदैव अधिक सजीव होते हैं। ऊपरी पोषण स्तर से सजीव इन पर निर्भर होते हैं। भक्षकों की अपेक्षा भक्ष्य हमेशा अधिक संख्या में होने पर ही परितंत्र की संतुलना बना रह सकता है। इसलिए बाघ, शेर ऐसे जैसे तृतीयक
या सर्वोच्च भक्षक तुलनात्मक दृष्टि से कम होते जाते हैं। संस्थानों के कार्य बताए गए हैं आगे। भारतीय परिसंस्थिकी और पर्यावरण संस्था दिल्ली, इस संस्था की स्थापना सन 1980 में की गई है। संशोधन, प्रशिक्षण और परिसंवाद आयोजन जैसे प्रमुख कार्य इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। इस संस्था ने इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का प्रकाशन किया है। यह संस्थानों का कार्य बताया है।